गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था पाठ 11 अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत। तो इस पाठ को हम लोगों ने पूरा नहीं किया था। हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था असम के बारे में कि असम में क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। मेघालय के बारे में पढ़ा था और नागालैंड के बारे में पढ़ा था। तो ये 3 क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग कुल पढ़ रहे हैं 7 सिस्टर के नाम से विख्यात राज्य। तो असम, मेघालय और नागालैंड 3 राज्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग अभी पढ़ेंगे मिजोरम के बारे में। मिजोरम का अर्थ है पहाड़ी लोगों का देश। मी लोग, जो पहाड़ी, रम मतलब देश, ठीक है। मी मतलब होता है लोग, जो मतलब होता है पहाड़ी और रम मतलब होता है देश। तो मिजोरम का मतलब क्या हुआ कि पहाड़ी लोगों के बारे में हम लोग, पहाड़ी देश के बारे में, राज्य के बारे में हम लोग जाने। मिजो लोग मूलतः कौन हैं, कहाँ से आए, इनका कोई ठीक ठाक पता नहीं चलता है कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए। ऐसा माना जाता है कि ये लोग बर्मा के चीन पहाड़ों से भारत में आए, लेकिन उत्तर पूर्व की तमाम जनजातियों की तरह इनका इतिहास भी अंधेरे की चादर में ढका है। इस क्षेत्र में लुसाई पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ऊंची नहीं हैं, लेकिन सदा हरी भरी रहती हैं। मिजोरम देश का अकेला राज्य है जहाँ कोई बेघर नहीं है, अर्थात यहाँ सभी के घर हैं। यहाँ साक्षरता की दर केरल के बाद सबसे ऊंची है। शहरीकरण में मिजोरम देश में दूसरे स्थान पर है। इस छोटे से राज्य में 22 शहर या कस्बे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी छिमतुई पुई है, जो बर्मा के चीन राज्य से निकलती है और मिजोरम के क्षेत्र से होती हुई फिर बर्मा, म्यांमार में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का व्यापारिक रूप से बहुत महत्व है। म्यांमार के साथ व्यापार से इसे जलमार्ग की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। इस नदी को व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जलमार्ग अर्थात जल यातायात के लिए इस नदी का प्रयोग किया जाता है। मिजो जीवन शैली सामाजिक जीवन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा, उदारता तथा सबके प्रति समभाव रखना इन लोगों का विशेष धर्म है। मिजो दूसरों के हित में आत्म बलिदान को श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। मिजो समाज परस्पर बड़ी सघनता के साथ जुड़े रहते हैं। सघनता अर्थात कि मजबूती। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं है। पूरे गांव में लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ लोग बहुत मेलजोल के साथ, मिलाप के साथ, अपनापन के साथ रहते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में पूरा गांव शामिल होता है। गीत, संगीत और नृत्य में भी उनकी गहरी रुचि है। अगर वाद्य यंत्र न हो तो ये ताली की आवाज़ पर भी गा लेते हैं। वाद्य यंत्र अर्थात कोई बजाने वाला यंत्र ना हो तो ये ताली बजाकर ताली के धुन पर ही गाना गा लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, सभी राज्य नृत्य, गीत, संगीत इन सब के प्रेमी हैं। अगला राज्य हम लोग पढ़ेंगे त्रिपुरा। महामाया त्रिपुरा, सुंदरी की भूमि त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में विलय से पूर्व त्रिपुरा एक अलग रियासत थी, अर्थात भारत में मिलने से पूर्व त्रिपुरा का अपना एक अलग राज्य था, एक अलग रियासत थी। आज़ादी से पहले 1300 वर्षों तक यहाँ बर्मन शासकों ने शासन किया। तो यहाँ के शासक कौन थे? बर्मन। त्रिपुरा एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है। त्रिपुरा की लगभग 30% आबादी आदिवासियों की है।
जिनमें प्रमुख है त्रिपुरी, रियांग और जमातियाँ। इनका रहन सहन और पहनावा बाकी से अलग है। जंगली जानवर से रक्षा के लिए ये अपना घर खंभों के ऊपर बांसों से बनाते हैं। इनका मटका नृत्य जो घड़े पर होता है उल्लेखनीय है। गैर आदिवासी संस्कृतियों में बंगला संस्कृति की प्रधानता है। बंगाली घरों में होने वाली उल्ध्वनि जगह जगह पर, उल्ध्वनि अर्थात आप लोगों ने सुना होगा, बंगाली लोग शुभ अवसरों पर एक आवाज़ निकालते हैं, उसे ही उल्ध्वनि कहते हैं, मुंह से आवाज़ निकालते हैं। तो ये ध्वनि वहाँ जगह जगह पर सुनाई देती है। कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के पेड़ हर घर में आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की एक अत्यंत रोचक बात है ऊनाकोटी के चट्टानों पर उत्कीर्ण असंख्य मूर्तियाँ, अर्थात यहाँ ऊनाकोटी के चट्टानों पर खुदी हुई बहुत सारी मूर्तियाँ हैं बनाई हुई, जिनमें से अधिकतर शिव की है। कहा जाता है कि यहाँ 1 करोड़ ऐसी मूर्तियाँ हैं। इनको किसने बनाया है, ये कैसे बनी, इसको लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं, अर्थात ऐसी बहुत सी कथाएं जो वहाँ बोली जाती हैं वो प्रचलित है कि आखिर ये मूर्तियाँ, शिव की मूर्तियाँ, जो और भी अनेक सारी मूर्तियाँ हैं, तो मूर्तियाँ किसने बनाई, इसके लिए बहुत सारी कथाएं वहाँ पर प्रचलित हैं। मतलब लोग अपने पूर्वज को सुने हैं, फिर अपने घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, तो उसे हम लोग दंत कथाएं कहते हैं। ठीक है, अर्थात मुंह से सुनी हुई कथाएं। अगला पढ़ेंगे हम लोग मणिपुर के बारे में। मणिपुर क्षेत्र अपने इतिहास काल में अनेक नामों से पुकारा जाता है, मगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र के राजा भाग्यचंद तथा उनके वंशजों के चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। इसी के आधार पर इसका नाम मणिपुर पड़ गया। इस राज्य की जनसंख्या का लगभग 60% घाटी में है, 40% पहाड़ी क्षेत्रों में है। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी, पाड़ते जनजातियों का कब्जा है, तो मैदानी में मेती का। ठीक है, पहाड़ी इलाके में कौन कौन है, नागा, कुकी, पाड़ते, और मैदानी इलाके में मेती। इस प्रदेश की मुख्य भाषा मैतीलान है। यहाँ की भाषा क्या है, मैतीलान। इसी को मणिपुर का नाम भी दिया गया है। मणिपुर राज्य की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की हिंदू जनसंख्याएं वैष्णव धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। कृष्ण भक्ति यहाँ के मैदानी क्षेत्र में जन जन में व्याप्त है। मणिपुरी नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और भारत के शास्त्रीय नृत्यों में इसका प्रमुख स्थान है। यह वास्तव में कृष्ण की रासलीला की है। कृष्ण की रासलीला की ही नाट्य प्रस्तुति है। ठीक है, यहाँ भारत के शास्त्रीय नृत्यों का यहाँ पर प्रमुख स्थान है। और ये शास्त्रीय नृत्य किस पर प्रस्तुत किया जाता है, कृष्ण की रासलीला पर। इसके परिधान और नृत्य की साज सज्जा केरल के कथकली नृत्य की तरह ही अनोखी है। ये अत्यंत कोमल, भाव प्रधान, गौरवमय नृत्य शैली है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंददास जैसे भक्त कवियों की रचनाएं ही ज़्यादातर इसके साथ गीत के रूप में गाई जाती हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का अर्थ है उगते हुए सूर्य का पर्वत, यानी वह स्थान जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही भाषा, संस्कृति एवं नस्ल की जितनी विविधता है उतनी पूरी एशिया में अन्यत्र कहीं नहीं। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में भाषा, संस्कृति और नस्लों की बहुत विविधता है। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ के अधिकांश निवासी तिब्बत बर्मी मूल के हैं और उनकी मुख्य भाषा भी उसी मूल की है।
यहाँ की सारी भाषाओं की गणना व पहचान का काम भी बहुत कठिन है। प्रायः हर जनजाति की अपनी अलग भाषा है। चूँकि यहाँ बहुत सारी नस्ल के लोग हैं, संस्कृति भाषा के लोग हैं, इसलिए यहाँ की भाषा को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता का स्तर करीब 66.25% है। राज्य की प्रमुख भाषा हिंदी और असमी है। इस राज्य की प्रमुख भाषा क्या है? हिंदी है और असमी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी खूब प्रचलन में है। अरुणाचल के लोग बुनाई कला में माहिर है और हर जनजाति की बुनाई की अपनी विशिष्ट शैली है। यहाँ जितने जनजाति के लोग रहते हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग बुनाई है और सबकी अपनी अलग विशिष्ट शैली है। सबकी शैली बहुत ही विशिष्ट, मतलब बहुत ही अच्छी है, अलग है। अगला राज्य हम लोग पढ़ेंगे सिक्किम। सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर भारत का एक और प्रमुख राज्य है सिक्किम। यह गोवा के बाद देश का सबसे छोटा राज्य है। प्रारंभिक कथाओं के अनुसार गुरु रिम्पोछे नाम के एक बौद्ध संत ईसा की 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए। उस समय वहाँ कोई राजा नहीं था। उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वालों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में बताया, बौद्ध धर्म की दीक्षा यहाँ पर उन्होंने लोगों को ग्रहण करवाई। उत्तर पूर्व का यह एक अकेला नेपाली बहुल राज्य है, यानी बहुल अर्थात अधिकता। यहाँ 11 सरकारी भाषाएं हैं, जिनमें नेपाली प्रमुख संपर्क भाषा है। यहाँ की प्रमुख संपर्क भाषा क्या है? नेपाली। इसके अलावा और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे भुटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राई, गुरंग, मंगर, शेरपा, तमांग, सुवर। इसको भी, इन भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। राजधानी गंगटोक एकमात्र बड़ा शहर है। गैंगटॉक, यहाँ की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। यह एकमात्र बड़ा शहर है। गैंगटॉक में स्थित नामग्लिया इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह तिब्बती साहित्य और शिल्प का अनूठा भंडार है। समुद्र से 5,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस इंस्टीट्यूट की स्थापना सिक्किम के शासक सरताशी नामग्लियाल ने 1958 में की थी। यहाँ तिब्बती विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिष के अलावा लेप्चा और संस्कृत की भी बहुत सी पांडुलिपियां हैं। गैंगटॉक से कुछ दूर स्थित एंचे बौद्ध मठ की बहुत मान्यता है। एंचे मठ का अर्थ है एकांत मठ। इसका निर्माण एक सुंदर पहाड़ी पर किया गया है। यहाँ से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाई देता है। पारंपरिक गुम्पा नृत्य सिक्किम का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट और ये है बौद्ध मठ। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भारत के क्षेत्र के विषय में। किस क्षेत्र के विषय में? उत्तर पूर्व के क्षेत्र के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। यहाँ सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। इसे भी आप लोग अपने स्कूल की कॉपी में, हिंदी का जो कॉपी है उसमें लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।